सभी साथियों का आज के इस इंफॉर्मेटिक सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उन पे लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सेशन के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं। आज का सेशन बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो ज़रूर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है, वीडियो है, वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे। साथ में आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले जो भी साथी जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी जो साथी जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड की तैयारियों में जुटे हुए हैं उन सब को आज के सेशन का फायदा मिल सके। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए कहेंगे रामबाण दवा है वो होने वाले हैं। तो फटाफट है वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। आपको इसका आंसर है वो देना है कि आपने पढ़ रखा है ना। लेखा मानक 28 है ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 से संबंधित है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों का लेखांकन, एकीकृत विवरण पत्र, आय पर करों का लेखांकन, बंद उपक्रमों का लेखांकन। ये आपको बताना है कि कौन से में लेखा मानक है 28 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है वो किन से रिलेटेड है ना। तो देखो, लेखा मानक 28 है ना, वो कौन से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा, ये दे रखे जो क्षतिग्रस्त संपत्तियों का लेखांकन है ना, क्षतिग्रस्त संपत्तियों का लेखांकन है वो वास्तव रूप से ही लेखा मानक 28 में किया जाता है ना। एकीकृत विवरण पत्र है वो आपके एएस 21 में किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में आपके कौन से है, एकीकृत विवरण पत्र, ठीक है। फिर आय पर करों का प्रावधान है वो आपका एएस 22 में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में आपका आय पर करों का लेखांकन है। फिर बंद उपक्रमों का लेखांकन, ये बंद उपक्रमों का लेखांकन ये आपका एएस 24 में, किसमें है, एएस 24 में आपका बंद उपक्रमों का लेखांकन है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो आपकी स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो आपका कंपनी के एकीकरण से रिलेटेड है ना। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ ऐसे पॉइंट अपने को ध्यान में रख के जाना है ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो पूरा हो जाए। देखो, क्षतिग्रस्त संपत्तियों का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में, एकीकृत विवरण पत्र अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में, आय पर करों का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, बंद उपक्रमों का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में। तो यहाँ पर 28 पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए इसका आंसर। क्या पूछा है, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित लागत लेखांकन मानक निम्न में से ये क्या है आपका, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपके लागत लेखांकन मानक से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। तो इसमें अपने को देखना है लागत लेखांकन मानक 14 किससे रिलेटेड है, 15 किससे रिलेटेड है ना। तो 14 आपकी प्रदूषण नियंत्रण है ना, प्रदूषण नियंत्रण आपका लागत। अकाउंटिंग जो आपका CS है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो आपका किससे रिलेटेड है, प्रदूषण नियंत्रण लागत। और 15 है वो किससे है, आपका 15 नंबर है विक्रय
विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, ये आपका कौन सा हो गया 15 नंबर। तो आपका लागत लेखांकन यानी है CAS 16 है, वो किससे रिलेटेड है, वो आपका मूल्य ह्रास और परिशोधन, किससे रिलेटेड है, मूल्य ह्रास एवं परिशोधन, किससे रिलेटेड है, लागत लेखा मानक 16 है, वो मूल्य ह्रास और परिशोधन से रिलेटेड है। और जो 17 है वो है ब्याज और वित्त पोषण शुल्क, ब्याज एवं वित्त पोषण शुल्क, ठीक है। तो अब इसमें पूछा विक्रय और वितरण, तो उसके लिए लागत लेखा मानक 15 है, इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना। लागत जो आपका लागत लेखांकन मानक है CAS है, 14 वो प्रदूषण नियंत्रण लागत से है, 15 विक्रय और वितरण उपरिव्यय से है, 16 मूल्य ह्रास और परिशोधन से है, 17 आपका ब्याज और वित्त पोषण शुल्क से रिलेटेड है ना। तो ये सारे पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं, ये हमें पता भी होने चाहिए, ठीक है। ओके, यहां तक सेकंड क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये सारे जो आपके CAS है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आपके दिमाग में फीड होने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंकेक्षण व्यवहार समिति, है ना, कमेटी ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो ये अपने को बताना है। तो आपका ICAI द्वारा, है ना, ICAI द्वारा 17 सितंबर 1982, है ना, 17 सितंबर 1982 को अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना की गई, परंतु क्या हुआ कुछ समय बाद, है ना, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल यानी ऑडिटिंग एश्योर स्टैंडर्ड बोर्ड रखा गया, है ना। तो ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 17 सितंबर 1982 को अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना की गई थी, परंतु बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल AASB, ये इसका नाम है, वो कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बताओ, देखिए आंसर। अंकेक्षण की एक विशेष ये एक तरीका है गबन करने का, वो आपको बताना है।
कि रोकड़ का वह गबन जिसमें एक ग्राहक से प्राप्त राशि को गायब कर दिया जाता है ना, एक ग्राहक से प्राप्त राशि को गायब कर दिया जाता है तथा दूसरे से प्राप्त राशि को पहले के खाते में जमा कर दिया जाता है, ये क्या कहलाता है? काइटिंग, टीमिंग, लेमिंग या टीमिंग एंड लेडिंग, विंडो ड्रेसिंग या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए, तो विंडो ड्रेसिंग में तो क्या होता है? अपने विनियोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, जो वास्तव में है ही नहीं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वो होती है आपकी विंडो ड्रेसिंग। लेमिंग या टीमिंग एंड लेडिंग ये क्या होता है? इसमें गबन यानी रोकड़ को गबन करने का एक तरीका होता है जिसमें एक ग्राहक से प्राप्त राशि है ना, वो क्या कर ली जाती है? जैसे 1 2 3 4 ये ग्राहक है ना, अब इससे जो प्राप्त राशि है उसका क्या होता है? गबन होता है। क्या होता है? गबन हो जाता है ना। अब इसके प्राप्त राशि का गबन हो गया, अब इससे जो राशि प्राप्त हुई है ना उसको इसके जमा कर दी जाती है, फिर इसके प्राप्त होती है वो इसके जमा कर दी जाती है, इसके प्राप्त होती है वो इसके जमा कर दी जाती है, और ये क्रम है वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो रोकड़ का ये गबन होता है इसमें, है ना। तो रोकड़ का गबन जिसमें एक ग्राहक से प्राप्त राशि है वो गायब कर दी जाती है, और फिर दूसरे से प्राप्त होती है उसको जमा किया जाता है पहले के, तीसरे से प्राप्त होती है उसके दूसरे के जमा किया जाता है, चौथे से प्राप्त होती है उसके तीसरे के जमा किया जाता है। इस प्रकार ये क्रम है वो चलता रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लेमिंग या टीमिंग एंड लेडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी बात हो क्या? बढ़ जाए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में किस प्रकार की एक नई संकल्पना को प्रभाव में लाया गया है? एक सदस्य कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, विदेशी कंपनी या सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, है ना। तो देखो, कंपनी अधिनियम 1956 चलता था, तो उसमें ये सारी कंपनियां थी, सिर्फ ये कंपनी थी नहीं थी, है ना। 1% कंपनी नहीं थी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? ओपीसी। 1% कंपनी की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि साझेदारी होती है उसमें भी दो कम से कम होते हैं, निजी कंपनी होती है उसमें भी 2 होते हैं, सरकारी कंपनी होती है उसमें 7 होते हैं, है ना। सूत्रधारी कंपनी होती है, सहायक कंपनियां होती हैं, सब में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन उन्होंने एक नई अवधारणा दी है ना। तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार 262 के अनुसार एक सदस्य कंपनी की शुरुआत की गई है ना। इसमें इस कंपनी में क्या होता है? इस कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है ना। इसमें कम से कम एक संचालक होना चाहिए, संचालक होना चाहिए। कम से कम ऐसी कंपनी में कम से कम एक संचालक या डायरेक्टर होना चाहिए, और अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 में
ओपीसी की स्थापना की गई है ना। उसमें एक सदस्य वो कंपनी की शुरुआत करता है और इसमें कम से कम एक संचालक और अधिकतम 15 संचालक है वो हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, बढ़े आगे अगला क्वेश्चन की ओर। बताओ देखिए इसका आंसर। अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के पार्षद अंतर नियमों का प्रारूप दिया हुआ है। तालिका एफ का प्रारूप, तालिका जी का प्रारूप, तालिका एच का प्रारूप, तालिका आई का प्रारूप, है ना। तो इसमें कौन कौन सा प्रारूप है वो दिया गया है ना। अंतर नियमों का प्रारूप है वो कौन सी, यानी अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है वो कौन से प्रारूप में शामिल की गई है, ये आपको बताना है। तो देखो तालिका एफ में होता है आपका अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तालिका एफ में क्या होता है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो तालिका जी है ना, तालिका जी में क्या होता है, तालिका जी में होता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। क्या होता है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, है ना, जिसमें अंश पूंजी हो, जिसमें अंश पूंजी हो। यह आती है आपकी तालिका जी में। तालिका जी में कौन सी आती है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, है ना। उसके बाद आता है आपका एच, है ना। तो तालिका एच में कौन सा आता है, तालिका एच, तालिका एच में कौन आता है यह आपको बताना है। तालिका एच में आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तालिका एच में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो, है ना, जिसमें अंश पूंजी है वो न हो। तालिका आई में, तालिका आई में कौन सी आती है, असीमित दायित्व वाली असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो। और उसके बाद आती है आपकी एक और नई, कौन सी, तालिका जे, है ना। तालिका जे में कौन सी आती है, असीमित असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो। तालिका जे असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो, है ना। तो ये अपने को तालिका का जो प्रारूप है वो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई तालिका जो एफ है
उसके अनुसार होता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तालिका जो जी है उसमें होता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो। तालिका एच है जिसमें गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो। तालिका आई में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो। और तालिका जे में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा अंशों द्वारा सीमित कंपनी, तो तालिका एफ हो जाएगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तालिका एफ जी एच आई जे ये अपने को थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग में होनी चाहिए। अगर परीक्षा में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बताओ। देखिए क्या होगा इसका आंसर आपके अनुसार। बताओ देखिए। बताओ देखिए। प्रत्येक कंपनी किस प्रकार की संस्था होती है? समामेलित संस्था, वैधानिक संस्था, दोनों ए या बी, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक कंपनी, ये बात कर रहा है कंपनी द्वारा, है ना। तो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत और समामेलित होती है ना। कंपनी शब्द है वो वर्तमान अधिनियम जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व जो कंपनी अधिनियम 1956 चलता था उसके तहत रजिस्टर्ड होती है, तो वो होती है आपकी समामेलित संस्था। क्या होती है, समामेलित संस्था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और वैधानिक संस्था कौन सी होती है, जो विधान द्वारा, जो राज्य सभा, लोकसभा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत, है ना, एक विशेष कानून के द्वारा निर्मित होती है, वो आपकी वैधानिक संस्था होती है। जैसे आपका आरबीआई है ना, एलआईसी है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था है जो किसी विधान के द्वारा भारत की राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और इन सब के द्वारा मिलकर जो संसद बनती है उसके द्वारा इसका गठन है वो किया गया है। तो कंपनी की बात आ गई तो, है ना, ये आरबीआई है, एलआईसी कंपनियां नहीं है ना। और समावेलित संस्था में क्या आती है, कंपनी आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1934, 1935, 1949, 1953। बताओ देखिए, है ना। तो अपने को पता है भारत में आरबीआई की शुरुआत कब हुई थी? आरबीआई की शुरुआत 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को, है ना। एक अधिनियम था आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, है ना। तो भारत में आरबीआई की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी, है ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ?
1 जनवरी 1949, है ना, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो स्थापना किस सन में हुई? तो स्थापना हुई 1935 में, है ना। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 2 रुपए को छोड़कर बाकी जितनी भी ऊपर की जो मुद्राएं होती हैं, कागजी मुद्राएं, उनमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और जो 2 रुपए से कम या 2 रुपए है ना, 1 रुपया है, यानी 2 ऊपर है, 2 से ऊपर 2 को शामिल करते हुए उस पर गवर्नर के और 1 रुपए पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसका आंसर जीएसटी का विस्तृत रूप है गुड्स ग्रोस सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोस एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स। तो यह आ जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, है ना, 17 को भारत में लागू हुआ था। सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। हम है वो जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा मॉडल अपनाते हैं, कनाडा का मॉडल है वो अपनाते हैं, है ना। सबसे पहले इसको आसाम ने लागू किया था भारत में, और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर ने लागू किया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर, और इसका लोगो क्या था? एक देश एक कर। इस लोगो पर ये काम है कर रहा है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। ये पूछा सम्मिश्रण योजना कंपोजिट स्कीम का लाभ लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? जीएसटी कंपोजिटिव 1, जीएसटी कंपोजिटिव 2, जीएसटी कंपोजिटिव 3, जीएसटी कंपोजिटिव 4। इसमें जो टैक्स है उसके जो स्तर है उसमें एक तो होता है आपका सी जीएसटी, दूसरा होता है एस जीएसटी, और तीसरा होता है आई जीएसटी, है ना। सी का होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो शामिल किया जाता। यह कंपोजिट स्कीम है वो उनके लिए है जिनका टर्नओवर 0 से लेकर 1.5 करोड़ तक है ना। तो उनको ये कंपोजिट स्कीम का फायदा आप ले सकते हैं। उसमें टर्नओवर पर आपको क्या करना होता है? 1% मुक्त होता है ना। और अगर होटल व्यवसायी है तो 5% को मुक्त रखा जाता है। तो ये फॉर्म है वो भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो साथियों ये था एक और शानदार जानदार और छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है उनकी सूचना आप तक पहुंचे। और साथ में प्रत्येक सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि और भी साथी इस तरह की सूचनाओं के लिए अपडेट रहें, तैयार रहें। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।